नमस्कार। आज हम एक बहुत ही स्पेसिफिक मेडिकल जांच पर बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है डक्टोग्राफी, जिसे गैलेक्टोग्राफी भी कहते हैं। और इसके लिए हमने डक्टोग्राफी, निप्पल डिस्चार्ज के लिए दूध नलिकाओं की इमेजिंग वाले लेख से जानकारी जुटाई है। तो आज हम इसी प्रक्रिया को थोड़ा खोल कर समझेंगे कि यह है क्या, कब की जाती है, कैसे होती है, खास तौर पर उन केसेस में जब निप्पल से कुछ असामान्य सा डिस्चार्ज हो रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बेसिक पर्पस से। ये जांच आखिर क्यों की जाती है? बिल्कुल। देखिए, डक्टोग्राफी एक खास किस्म का एक्सरे है। ये स्तनों के अंदर जो दूध की नलिकाएं होती हैं ना, मिल्क डक्ट्स, उनको देखने के लिए डिजाइन किया गया है। नॉर्मल मैमोग्राम तो पूरे ब्रेस्ट का होता है, पर ये बहुत फोकस्ड है, सिर्फ उन डक्ट्स पर जहां से प्रॉब्लम का शक हो। इसमें एक कॉन्ट्रास्ट डाई यूज होती है, जिसको नलिका में इंजेक्ट करके फिर एक्सरे लेते हैं, ताकि अंदर सब कुछ साफ साफ दिखे। तो मतलब ये हर टाइप के निपल डिस्चार्ज के लिए नहीं है। सोर्स बता रहे हैं कि ये कुछ खास कंडीशंस के लिए ही है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डक्टोग्राफी हर तरह के डिस्चार्ज के लिए नहीं होती। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब डिस्चार्ज में कुछ खास बातें हों। एक तो वो सिर्फ एक ब्रेस्ट से हो रहा हो, यूनिलैटरल। दूसरा, वो निपल के सिर्फ एक ही छेद मतलब पोर से आ रहा हो। और तीसरा, वो स्पॉन्टेनियस हो, मतलब अपने आप हो रहा हो, बिना निपल को दबाए या स्टिमुलेट किए। इस तरह का डिस्चार्ज अक्सर किसी अंदरूनी प्रॉब्लम का सिग्नल हो सकता है, जिसे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। अच्छा, मतलब अगर दोनों ब्रेस्ट से हो या मल्टीपल पोर से आए या सिर्फ दबाने पर ही निकले, तो शायद डक्टोग्राफी फर्स्ट चॉइस नहीं होगी। आमतौर पे नहीं। उन केसेस के कारण अक्सर हार्मोनल होते हैं या दूसरी बिनाइन वजह होती हैं। लेकिन ये जो एक तरफा सिंगल पोर और स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज है ना, ये हमें उस एक खास नलिका के अंदर झांकने के लिए कहता है। तो डक्टोग्राफी का मेन मकसद यही है कि पता लगाया जाए कि उस डक्ट के अंदर कोई ब्लॉकेज है, कोई गार्ड जैसी चीज़ है, या डक्ट की बनावट में कोई और गड़बड़ तो नहीं। और ये जानना कितना क्रिटिकल है कि अंदर जो भी है वो मतलब नॉर्मल है या कुछ सीरियस। मेरा मतलब है, क्या ये कैंसर जैसी चीजें डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। ये डक्टोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। जांच से ये समझ में आने में मदद मिलती है कि कारण क्या है। हो सकता है ये पैपिलोमा हो, एक छोटी सी नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है डक्ट के अंदर। डिस्चार्ज का काफ़ी कॉमन कारण है ये। या फिर फाइब्रोसिस्टिक बदलाव हो सकते हैं, वो भी बिनाइन माने जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ये डिस्चार्ज किसी सीरियस प्रॉब्लम मतलब मैलिग्नेंट कंडीशन का भी पहला साइन हो सकता है। तो डक्टोग्राफी इन चीज़ों में फ़र्क करने में एक अहम रोल निभाती है। ये तो बहुत ज़रूरी बात है। मतलब सही टाइम पर सही वजह पता चल जाए तो ट्रीटमेंट का रास्ता साफ हो जाता है। एग्जैक्टली। और बात सिर्फ डायग्नोसिस तक ही नहीं रुकती। इसमें एक और इंटरेस्टिंग एंगल है जो इसे सर्जन्स के लिए बहुत यूजफुल बनाता है। वो क्या है? सर्जन्स को कैसे हेल्प मिलती है इससे? देखिए, अगर डक्टोग्राफी में कोई सस्पेक्ट एरिया या कोई गांठ मिलती है, तो जो एक्सरे पिक्चर्स बनती हैं, गैलेक्टोग्राम्स जिन्हें कहते हैं, वो एक तरह से उस डक्ट का इंटरनल मैप बन जाती हैं। ये मैप सर्जन को ऑपरेशन के टाइम बिल्कुल वही स्पॉट दिखाता है जहां प्रॉब्लम है। सोचिए कितना प्रिसाइज है ये। अच्छा। हाँ, तो इससे सर्जन सिर्फ उसी अफेक्टेड डक्ट या टिश्यू को टारगेट करके निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हेल्दी टिश्यू है वो बच जाता है। सर्जरी ज्यादा फोकस्ड और लेस इन्वेजिव होती होगी। हाँ बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अननेसेसरीली बड़े हिस्से को निकालने से बचाता है। इसे टारगेटेड ट्रीटमेंट या गाइडेड सर्जरी कह सकते हैं। सर्जन को अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ता, उनके पास एक क्लियर रोड मैप होता है। इससे न सिर्फ सर्जरी ज्यादा इफेक्टिव होती है, बल्कि पेशेंट के लिए रिकवरी भी बेहतर हो सकती है। ये तो वाकई काफी इम्प्रेसिव है कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी इतनी सीधी मदद कर सकता है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये टेस्ट एक्चुअली होता कैसे है। ये डक्ट में डाई डालना सुनने में थोड़ा डेलिकेट लगता है। क्या प्रोसीजर है इसका? हाँ, ये प्रक्रिया थोड़ी नाजुक तो है और इसमें स्किल की जरूरत होती है, लेकिन इसके स्टेप्स वेल डिफाइंड है। सबसे पहले तो प्रेपरेशन होती है। जिस ब्रेस्ट का टेस्ट होना है, उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए अच्छी तरह क्लीन किया जाता है। और फिर वो खास पोर कैसे लोकेट करते हैं जिससे डिस्चार्ज आ रहा है, क्योंकि निप्पल पर तो काफी सारे पोर्स होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। डॉक्टर या टेक्नीशियन बहुत ध्यान से देखते हैं, अक्सर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके। वो निप्पल पर जेंटल प्रेशर डालकर देखते हैं कि डिस्चार्ज किस एक पोर से आ रहा है।
जब वो एक्टिव पोर आइडेंटिफाई हो जाता है तब अगला स्टेप लेते हैं। और वो अगला स्टेप क्या है? इसमें कोई नीडल इन्वॉल्व होती है? ये थोड़ा कंसर्निंग लग सकता है। इसमें एक बहुत ही पतली मतलब बाल जैसी फाइन ट्यूब या नीडल यूज होती है जिसे कैन्यूला कहते हैं। खास बात यह है कि इसका टिप शार्प नहीं होता बल्कि राउंडेड और ब्लंट होता है, भोथरा सिरा। ऐसा इसलिए ताकि डक्ट को चोट लगने का रिस्क मिनिमम हो। इस कैन्यूला को बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे उस पहचाने गए पोर के जरिए डक्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये वाकई एक स्किलफुल जॉब है। समझ गया, ब्लंट टिप इंजरी से बचाने के लिए। कैन्युला अंदर जाने के बाद क्या होता है? डाई कैसे डालते हैं? जब कैन्यूला सही जगह प्लेस हो जाता है तो उसके थ्रू बहुत स्लोली कॉन्ट्रास्ट डाई, वो स्पेशल लिक्विड जो एक्सरे में दिखता है, डक्ट के अंदर इंजेक्ट की जाती है। ये डाई डक्ट को फिल कर देती है। कितनी डाई डाली जाती है, कोई अंदाजा है? हाँ, इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, आमतौर पे 1 ml से भी कम। इसे तब तक इंजेक्ट करते हैं जब तक 3 में से कोई एक चीज ना हो। या तो वो पेशेंट को उस जगह हल्का सा खिंचाव या फुलनेस महसूस हो, दर्द नहीं, बस एक सेंसेशन, या कैन्यूला में आगे डाई पुश करने पे हल्का रेजिस्टेंस फील हो, या फिर डाली गई डाई उसी पोर से थोड़ी बाहर आने लगे, मतलब रिफ्लक्स हो। इनमें से कोई भी साइन मिलने पर इंजेक्शन रोक देते हैं। इसका मतलब है कि डक्ट काफी हद तक भर गई है। और जैसे ही डाई अंदर जाती है फौरन एक्सरे जगाते होंगे? बिल्कुल। डाई इंजेक्ट करने के तुरंत बाद ब्रेस्ट को मैमोग्राम मशीन में रखकर स्पेशल एक्सरे पिक्चर्स ली जाती हैं। इन्हीं पिक्चर्स को गैलेक्टोग्राम्स कहते हैं। यूजुअली 2 व्यूज लिए जाते हैं, जैसे नॉर्मल मैमोग्राम में लेते हैं, एक ऊपर से नीचे का और एक साइड से। इन गैलेक्टोग्राम्स में दिखता क्या है? ये डाई कैसे हेल्प करती है? ये डाई रेडियो ओपेक होती है, मतलब एक्सरे इसके आर पार नहीं जा सकती। तो पिक्चर्स में जो डक्ट्स हैं वो वाइट लाइंस की तरह हाईलाइट हो जाती हैं। अगर डक्ट नॉर्मल है तो वो एक पतली स्मूथ ट्यूब जैसी दिखेगी, लेकिन अगर अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नजर आ जाती है। किस तरह की प्रॉब्लम्स दिख सकती हैं? कई तरह की चीजें दिख सकती हैं, जैसे कहीं पर डक्ट अचानक पतली हो गई हो, नैरोइंग या चौड़ी हो गई हो, डायलेशन, या फिर फिलिंग डिफेक्ट दिख सकता है, मतलब डक्ट के अंदर कोई ऐसी जगह जहां डाई भर नहीं पाई क्योंकि वहां कोई गांठ या ग्रोथ है। ये पैपिलोमा हो सकता है या कुछ और। कभी कभी डक्ट पूरी तरह से ब्लॉक्ड भी दिख सकती है। ये सारी फाइंडिंग्स डायग्नोसिस के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो ये डाई एक तरह से डक्ट के अंदर की पूरी कहानी बता देती है। इन पिक्चर्स को फिर कौन इंटरप्रेट करता है? इन गैलेक्टोग्राम्स को एक स्पेशलिस्ट रेडियोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं। उन्हें इस खास तरह की इमेजिंग को रीड करने की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होता है। वो पिक्चर्स को ध्यान से देखते हैं, डक्ट्स के कॉन्टोर, उनका साइज, डाई फिलिंग का पैटर्न, ये सब स्टडी करते हैं। वो किसी भी असामान्यता जैसे फिलिंग डिफेक्ट, ब्लॉकेज या डक्ट की वॉल में इरेगुलरिटी को पहचानते हैं। और उनके एनालिसिस के बेस पर फिर आगे क्या होता है? रिजल्ट्स कैसे कम्युनिकेट किए जाते हैं? रेडियोलॉजिस्ट अपनी फाइंडिंग्स की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें वो बताते हैं कि डक्ट्स नॉर्मल दिखी या उनमें कोई एबनॉर्मैलिटी मिली। अगर एबनॉर्मैलिटी है तो उसका नेचर क्या है और वो कहाँ लोकेटेड है। इसी रिपोर्ट के बेस पर फिर आगे का ट्रीटमेंट या फॉलोअप प्लान किया जाता है। मान लीजिए रिपोर्ट आ गई, अगर सब कुछ नॉर्मल मतलब बिनाइन निकलता है, तब क्या होता है? अगर जांच में कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं मिलती, यानी फाइंडिंग्स बिनाइन हैं, जैसे कि डक्ट का हल्का सा चौड़ा होना, डक्टेक्टेजिया, या कोई छोटा नॉर्मल दिखने वाला पैपिलोमा, तो डॉक्टर अक्सर पेशेंट को रीअश्योर करते हैं। वो शायद सिर्फ कंजर्वेटिव फॉलोअप की सलाह दें, जैसे कि सिम्टम्स पर नजर रखना या कुछ महीनों या साल भर बाद दोबारा चेकअप करवाना। इससे पेशेंट को अननेसेसरी एंजाइटी या प्रोसीजर से बचाया जा सकता है। और अगर रिपोर्ट में कुछ एबनॉर्मल या सस्पिशियस मिलता है तो? अगर फाइंडिंग्स एबनॉर्मल या सस्पिशियस हैं, जो किसी सीरियस प्रॉब्लम का इशारा हो सकती हैं, तब डॉक्टोग्राफी का रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, रिपोर्ट और गैलेक्टोग्राम की पिक्चर्स सर्जन के लिए गाइड बन जाती हैं। वो इन्हें देखकर एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई कर पाते हैं जहां से सस्पेक्ट टिश्यू को निकालने की ज़रूरत है। फिर उस टिश्यू को बायोप्सी के लिए भेजा जाता है ताकि डेफिनेटिव डायग्नोसिस हो सके।
तो एबनॉर्मल फाइंडिंग्स सीधे टारगेटेड सर्जरी और आगे की इन्वेस्टिगेशन का रास्ता खोलती हैं। ये प्रोसीजर काफी इन्फॉर्मेटिव लगता है, खासकर उन स्पेसिफिक केसेस में। लेकिन क्या इसके साथ कुछ रिस्क्स या लिमिटेशंस भी जुड़े हैं? ये जानना भी जरूरी है। हाँ, हर मेडिकल प्रोसीजर की तरह डक्टोग्राफी के भी कुछ पहलू हैं जिनका ध्यान रखना होता है। पहले उन सिचुएशंस की बात करते हैं जिनमें ये टेस्ट नहीं करना चाहिए, जिन्हें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहते हैं। किन कंडीशंस में ये अवॉइड की जाती है? मेनली 3 कंडीशंस है। पहला, अगर ब्रेस्ट में कोई एक्टिव इन्फेक्शन या मैस्टाइटिस है। ऐसी हालत में डाई डालने से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है या प्रोसीजर बहुत पेनफुल हो सकता है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को पहले कभी कॉन्ट्रास्ट डाई से सिवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो। हालांकि आजकल यूज होने वाली डाई ज्यादा सेफ होती हैं, फिर भी ये प्रिकॉशन लिया जाता है। और तीसरा, ये टेस्ट उन लोगों के लिए शायद अप्रोप्रिएट ना हो जो अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम निकले तो उसके डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि सर्जरी के लिए रेडी या विलिंग ना हो, क्योंकि टेस्ट का पर्पस ही अक्सर ट्रीटमेंट प्लान करना होता है। ओके। और क्या प्रोसीजर के दौरान भी कोई इमीडिएट रिस्क है? कुछ माइनर रिस्क्स है, हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है। कैन्यूला डालते समय डक्ट को हल्की सी इंजरी या परफोरेशन का एक थ्योरेटिकल रिस्क होता है, लेकिन जैसा बताया ब्लंट टिप्ड कैन्यूला से ये चांस कम होता है। प्रोसीजर के बाद हल्का दर्द या सूजन हो सकती है। कॉन्ट्रास्ट डाई से माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन भी पॉसिबल है, पर सीरियस रिएक्शंस रेयर हैं। और एक्सरे रेडिएशन का क्या? हाँ, क्योंकि ये एक्सरे बेस्ड टेस्ट है, इसमें रेडिएशन एक्सपोजर होता है, लेकिन डक्टोग्राफी में यूज होने वाली रेडिएशन डोज बहुत कम होती है, नॉर्मल मैमोग्राम के लेवल की ही या उससे थोड़ी सी ज्यादा। मेडिकल फील्ड में जनरल कंसेंसस यही है कि इस टेस्ट से मिलने वाले इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक बेनिफिट्स इस मामूली रेडिएशन रिस्क से कहीं ज्यादा हैं, खासकर जब किसी सस्पिशियस डिस्चार्ज का कारण जानना जरूरी हो। क्या इसकी कोई और लिमिटेशंस भी हैं? मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जब ये टेस्ट काम ना करे? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। ये टेस्ट तभी हो सकता है जब टेस्ट के टाइम निपल से एक्टिवली डिस्चार्ज हो रहा हो। अगर डिस्चार्ज इंटरमिटेंट है, मतलब रुक रुक कर आता है और टेस्ट वाले दिन नहीं हो रहा है, तो टेक्नीशियन के लिए वो सही पोर आइडेंटिफाई करना और उसमें कैन्यूला डालना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। डिस्चार्ज का होना इस प्रोसीजर के लिए मैंडेटरी है। अगर डिस्चार्ज नहीं है तो डक्टोग्राफी नहीं की जा सकती और शायद डॉक्टर कोई और टेस्ट जैसे अल्ट्रासाउंड या MRI कंसिडर करें। ये एक अहम पॉइंट है। तो कुल मिला के अगर हम आज की बात को सम अप करें तो डक्टोग्राफी एक बहुत ही फोकस्ड एक्सरे टेक्निक है। ये कॉन्ट्रास्ट डाई की मदद से मिल्क डक्ट्स के अंदर देखने का तरीका है, खास तौर पे तब जब सिर्फ एक ब्रेस्ट के एक ही पोर से अपने आप स्पॉन्टेनियस एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा हो। इसका गोल है उस डिस्चार्ज की वजह पता लगाना और जरूरत पड़ने पे प्रिसाइज ट्रीटमेंट की तरफ गाइड करना। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे ख्याल से यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो निकल कर आती है वो है इसके प्रिसिजन और टारगेटेड नेचर। ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ यानी उस एक स्पेसिफिक डक्ट तक पहुंचने में हेल्प करती है। ये उन सिचुएशन से बचाती है जहां शायद पूरे ब्रेस्ट या कई डक्ट्स की अननेसेसरी जांच या प्रोसीजर करना पड़े। और जैसा हमने डिटेल में बात की, सर्जन्स के लिए ये एक इनवैल्यूएबल टूल है जो उन्हें सर्जरी के लिए एग्जैक्ट गाइडेंस देता है। ये मेडिकल डायग्नोसिस में लेस इज मोर के प्रिंसिपल का एक अच्छा एग्जाम्पल है, बशर्ते हम सही लेस को चुन सकें। तो ये हमें सिखाता है कि हर सिचुएशन के लिए एक ही टेस्ट राइट नहीं होता। सही डायग्नोसिस के लिए सही प्रॉब्लम की पहचान और उसके लिए सबसे सूटेबल टेक्निक चुनना कितना मैटर करता है। हाँ, और ये करंट टेक्निक्स की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को देखते हुए फ्यूचर की तरफ भी एक सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? सवाल ये कि फ्यूचर में मेडिकल इमेजिंग कैसे इवॉल्व होगी। क्या हम ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर पाएंगे जो बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस को शायद मॉलिक्यूलर लेवल पर भी और भी जल्दी और भी प्रिसाइजली और शायद और भी कम इन्वेसिव तरीकों से पकड़ सकें। इमेजिन कीजिए कि क्या हम ऐसी प्रॉब्लम्स को तब डिटेक्ट कर पाएंगे जब बाहरी सिम्टम्स जैसे कि डिस्चार्ज अपीयर होने से भी पहले हों। डायग्नोसिस की दुनिया में प्रिसिजन और प्रिडिक्शन